हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा इशिता, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चों एंड हैप्पी धनतेरस बच्चों। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलें, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारे बच्चे जरा इस चीज को ध्यान से समझेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? श्रेयांश सर की क्लास चल रही है। ओके ओके, कोई दिक्कत। ओके चलो, अभी जितने हैं उनको तो करवाऊं। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इस चीज को अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बेटा यहां पर क्या है, सिंपल सी बात है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज का हम क्या करते हैं बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एड ऑन करते हैं, मिलाकर के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिलाकर के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेटा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट्स अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि बेटा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है। भैया दो या दो से ज्यादा कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिलाना है, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम कौन सी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्लस करेंगे। तो सिंपल सी बात आपको एक ही याद रखना है कि अगर किसी कंपनी के ऊपर आपका कंट्रोल है, या वो आपका एसोसिएशन है, या आपने उसके साथ ज्वाइंट वेंचरशिप कर रखा है, तो उस बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एड ऑन करना पड़ेगा। मतलब सर, मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हो गया होल्डिंग कंपनी प्लस सब्सिडी कंपनी प्लस एसोसिएशन प्लस ज्वाइंट वेंचर। जितनी भी आपकी सब्सिडी कंपनी है, जितने भी आपके एसोसिएशन है, जितने भी आपके ज्वाइंट वेंचर हैं, सबको एड ऑन करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर लो। जो आप प्रिपेयर करोगे उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और दैट्स अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एड ऑन करना सिखाया जाएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपको बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है आपको बैलेंस शीट बनाने आ जाए। अगर आपको बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है तो बच्चों बैलेंस शीट का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, इट इज 10 to 12 मार्क्स, 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पी एंड एल का क्वेश्चन आ सकता है कि खाली पी एंड एल बनाने आ जाए, तो ये आपको 6 से लेकर 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो 4 से लेकर 5 नंबर के क्वेश्चन आपको ये पूछ सकते हैं। तो दैट्स इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा, इसके अंदर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं बनता है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सारे बच्चे कि केवल प्रैक्टिकल पर फोकस करेंगे इस चैप्टर में। कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं बनता है, ध्यान रखना। हमको 3 तरह के क्वेश्चंस पढ़ना है, बैलेंस शीट क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन, और बेटा मिसलेनियस क्वेश्चंस। इन सबको अपन डिस्कस करेंगे ताकि आपको पॉइंट समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उन चीजों को समझ लेते हैं। सर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा बैलेंस शीट। इन जनरल आपके एग्जाम में बैलेंस शीट का क्वेश्चन आएगा, मतलब तय है 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। मिनिमम 10 मार्क्स, मैक्सिमम 12 मार्क्स जा सकता है, क्योंकि आपका 60 नंबर का पेपर है। 100 मार्क्स का होता तो 16 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते थे, बट 60 मार्क्स का अकाउंट है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाएंगे। चलें,
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट बेटा आपसे तब बनेगी जब आपको कुछ कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट के क्लियर होंगे। इतने कॉन्सेप्ट हमको डिस्कस करना रहेंगे तब जाके हम बैलेंस शीट बनाने लायक बनेंगे। आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट्स पता होना चाहिए, डिविडेंड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, बोनस इशू, कॉमन डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो क्या होगा, डिवेंचर्स में अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो क्या होगा, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज। दैट्स अ कॉन्सेप्ट। इतने कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हैं तो दैट मींस आप बैलेंस शीट्स के लिए तैयार हो, बैलेंस शीट बनाना सीख गए हो। अगर इनमें एक भी कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा सा भी डाउट है और वही पॉइंट अगर एग्जाम में आ गया तो दिक्कत हो सकती है। इंपॉर्टेंट इज दैट कि ये सारे पॉइंट एक साथ आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। इनमें से एक या दो पॉइंट्स आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। हो सकता है बैलेंस शीट के अंदर खाली डिविडेंड का पॉइंट मिल जाए, हो सकता है बैलेंस शीट के अंदर केवल बेटा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का पॉइंट मिले, हो सकता है कॉमन डेब्ट अकेले का पॉइंट मिले, हो सकता है बोनस इशू या कॉमन डेब्ट साथ में आ जाए। जो भी है, एक आध या दो पॉइंट ही आएंगे, बट इंपॉर्टेंट हमको इन सारे पॉइंट अगर दिए हैं तो उनको किस तरह से बैलेंस शीट में एडजस्ट करना है ये हमको समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आता है तो ही हम बैलेंस शीट को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, नहीं तो बैलेंस शीट जो है बेटा हमसे नहीं बनेगी। एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बेटा यहां जो समझने वाले हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले अपन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का पॉइंट समझेंगे, उसके बाद फिर सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। बेटा किसी भी कंपनी को परचेस करना है, किसी भी कंपनी को परचेस करना है, जैसे जिस दिन हम जिस कंपनी पे कंट्रोल लेते हैं वो डेट कहलाती है डेट ऑफ एक्विजिशन। सबसे पहले तो डेट ऑफ एक्विजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो हमको ये देखना है कि किस दिन हमने बिजनेस खरीदा, वो डेट कहलाती है हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये होल्डिंग कंपनी है, 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है, सब्सिडी कंपनी की 31 मार्च की बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, किसकी, सब्सिडी कंपनी, क्योंकि सारे चेंजेस हमको सब्सिडी कंपनी की बैलेंस शीट में करना रहते हैं। होल्डिंग कंपनी अपने फाइनल अकाउंट बना चुकी है, इसलिए उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं होता है। सिंपल सा काम करना है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। सारे बच्चे जरा यहाँ ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली चीज बेटा जो आपको समझना रहती है यहाँ पर, भैया इस कंपनी को खरीदना है तो कंपनी को खरीदने के लिए मेरे को क्या खरीदना पड़ेगा, बताओ बेटा। कंपनी को अगर मेरे को खरीदना है तो कंपनी को खरीदने के लिए मेरे को उसका शेयर होल्डर फंड खरीदना पड़ता है, जिसको कि हम ऐसे निकाल सकते हैं, इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर ये जोड़ लूं तो दैट इज अ शेयर होल्डर फंड। अगर मैं इतने रुपए इस कंपनी के शेयर होल्डर को पेमेंट करूं तो ये कंपनी मेरी हो जाएगी, बशर्ते इस कंपनी की गुडविल नहीं हो। अगर इस कंपनी की गुडविल हुई तो भैया शेयर होल्डर फंड से वो ज्यादा पैसा मांगेगी, नहीं तो शेयर होल्डर फंड के बराबर ही पैसा कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा सर आपको पेमेंट करना पड़ेगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बस इन दोनों का ही पेमेंट आपको करना रहेगा। बस बेटा स्टार्ट ही किया सीधा बेटा। तो किसी कंपनी को खरीदने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे हमको शेयर होल्डर फंड की जरूरत होती है। शेयर होल्डर फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेटा वो कंपनी हमारी हो जाएगी। मतलब अगर मेरे को एस लिमिटेड को खरीदना है तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। दो तरीके हैं एस लिमिटेड का पेमेंट निकालने के लिए। पहला तरीका होता है कि भैया आप नेट असेट निकाल लो, नेट असेट निकाल के पता कर लो। पहला तरीका है नेट असेट निकाल लो। नेट असेट कैसे निकालोगे आपको पता है, आप क्या करो, फिक्स असेट ले लो मार्केट वैल्यू पर। भैया मार्केट वैल्यू पता नहीं है तो बुक वैल्यू ले लो 8 लाख रुपए की। करेंट असेट ले लो बेटा 2 लाख की, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो सारी की सारी आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी क्या है, करंट लायबिलिटी माइनस कर दो 1 लाख की। और क्या माइनस कर दें, डिवेंचर माइनस कर दो बेटा। 12% डिवेंचर्स दे रखे हैं, 12% डिवेंचर माइनस कर दो लाख रुपए के, ये सब माइनस कर दो। अगर ये सब माइनस कर देते हो तो यहां पर जो वैल्यू बचेगी दैट वैल्यू इज नेट असेट। यही आपकी नेट असेट कहलाएंगे। इसको नेट असेट बुलाओ या शेयर होल्डर फंड बोलो या नेट वर्थ बोलो, बात एक ही है। कई बार एग्जाम में इनमें से कोई भी एक वर्ड दिखा जाएगा आपको। नेट वर्थ बोलूं, नेट असेट बोलूं, बात एक ही है। कितने रुपए की नेट वर्थ आ गई तो 8 और 2 10 माइनस 2 करोगे तो 8 लाख रुपए की नेट वर्थ आ गई। कंपनी की नेट वर्थ 8 लाख है। अगर इस कंपनी को खरीदना है तो मेरे को 8 लाख रुपए देना पड़ेंगे। एक तरीका ये हो गया, आप ऐसे भी नेट वर्थ निकाल सकते हो। दूसरा तरीका होता है सिंपल सा बेटा, दूसरा तरीका होता है आप एक काम और कर सकते हो कि आप शेयर होल्डर फंड डायरेक्ट ले लो, जैसे इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
और रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितनी दे रखी? 6 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है नहीं हमारे क्वेश्चन में, इसलिए मैं ले नहीं रहा हूं। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं कितने रुपए के? 2 लाख के, ये ले लिए। इनको जोड़ लो बेटा, इनको जोड़ोगे तो भी आपका शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। ये आ गया शेयर होल्डर फंड, कितना आ गया? 8 लाख। मतलब मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं बेटा, शेयर होल्डर फंड निकालने के 2 रास्ते होते हैं। या तो आप असेट माइनस लायबिलिटी करके निकाल लो तो भी आ जाएगा, या दूसरा तरीका होता है सीधा शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस लेकर के निकाल लो तो भी आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये 2 चीजें देखना रहती है। सारे बच्चे जल्दी से बताओ, क्या आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गई शेयर होल्डर फंड निकालने की? जल्दी जल्दी बताओ, क्या आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गई शेयर होल्डर फंड निकालने की? बोलो जल्दी, बोलो फटाफट। यस सर आ गई, गुड बेटा। तो सबसे पहले तो आपको ये शेयर होल्डर फंड निकालना आना चाहिए। शेयर होल्डर फंड कैसे निकाल सकते हैं? एक हो गई मेथड आपकी नेट असेट मेथड। अब नेट असेट मेथड लगा के निकाल लो। नेट असेट मेथड लगाओगे तो असेट माइनस लायबिलिटी करना पड़ेगी, जिसके लिए बिजनेस की असेट और लायबिलिटी का पता होना चाहिए। अब एग्जाम में कौन सी मेथड कब लगाएंगे बेटा? क्वेश्चन के अंदर जैसी इंफॉर्मेशन है वो मेथड लगा देना। क्वेश्चन में असेट की इंफॉर्मेशन है, लायबिलिटी की मेथड है, तो ऊपर वाली लगा देना। खाली क्वेश्चन में शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है तो ये वाली मेथड ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी हो जाएगी। भैया कंपनी खरीदना है, 100% कंट्रोल चाहिए, तो कंपनी के शेयर होल्डर को 8 लाख रुपए पे करना पड़ेंगे। तो यहाँ देखो कंपनी ने क्या कर रखा है, इस कंपनी को खरीद लिया इस शेयर होल्डर फंड का पेमेंट करके 8 लाख रुपए में। 8 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं, 100% होल्डिंग है, 100% होल्डिंग है, तो 8 लाख रुपए में खरीद रखा है। क्या खरीद रखा है? इस कंपनी का शेयर होल्डर फंड। तो सब्सिडरी कंपनी का शेयर होल्डर फंड होल्डिंग कंपनी ने खरीद लिया है 100%। मतलब कंपनी की 100% होल्डिंग इस कंपनी के पास है और कोई इस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है। होल्डिंग कंपनी ही एकमात्र शेयर होल्डर है सब्सिडी कंपनी के अंदर, और उसने पेमेंट कर रखा है शेयर होल्डर फंड का 8 लाख रुपए। सर अगर ये 9 लाख में खरीदा होता तो सारे बच्चे बताओ महंगा बिजनेस कब मिला होगा? महंगा बिजनेस कब मिला होगा? जल्दी से बताएं, महंगा बिजनेस कब मिला होगा? भैया अगर इस शेयर होल्डर फंड 8 लाख है, कंपनी पेमेंट कर रही है 9 लाख रुपए, तो तय है उस कंपनी की गुडविल रही होगी। वेरी गुड बेटा, तो गुडविल रही होगी। सर अगर सस्ता मिलेगा तो आपको पता है सस्ता खरीद लिया तो वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं? सिंपल सा काम करना है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन में यही निकालना है गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए आपको बनाना पड़ेगा यहां पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो सबसे पहले जो आपको कैलकुलेशन सीखना है, मैंने आपसे बोला था कि देखो बेटा हमको ये सारे कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही मैंने आपको यहां लिख के दिया है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो सबसे पहले आपको यहां पर कैलकुलेशन करना सीखना पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब यहां पर है बेटा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना रहेगी, आपको निकालना सीखना है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इसी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व को ही बेटा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। कैसे निकालेंगे? सिंपल है सर, हम हमारा बिजनेस जो खरीदा दैट इज इन्वेस्टमेंट, जो आपने खरीद रखे हैं, होल्डिंग कंपनी ने जो पैसा लगा रखा है सब्सिडी कंपनी में, जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ध्यान से देखना, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है हम उसको कंपेयर करेंगे इसके शेयर होल्डर फंड से। भैया ये हमारी कॉस्ट है जो हमने खरीदा, ये इनका शेयर होल्डर फंड है जो हमको मिला, इन दोनों को कंपेयर कर लो, या फिर कंपनी की नेट असेट को कंपेयर कर लो, बात एक ही है। तो हम कैसे माइनस करेंगे? हम एक काम करेंगे, यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन एस लिमिटेड। कितने रुपए हैं इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड में? 8 लाख रुपए, 8 लाख ली थी। कितने परसेंट होल्डिंग है वो जरूर देख लेना सर, मेरी 100% होल्डिंग है। तो हम यहां से माइनस कर देंगे इस कंपनी का शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब या तो आप नेट असेट माइनस कर दो, या फिर मैंने नीचे बताया था आपको इक्विटी शेयर्स कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस माइनस कर दो। तो आप यहां से माइनस करोगे इक्विटी शेयर्स कैपिटल का 100% पार्ट जो आपने खरीद रखा है,
कितने खरीद रखा है? 6 लाख रुपए की। किसकी इक्विटी शेयर्स कैपिटल है? इक्विटी शेयर्स कैपिटल किसकी खरीद रखी है बेटा? ध्यान रखना है, यहां पर हम किसकी खरीद रखे हैं? इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। माइनस कर दो 100%, क्योंकि 100% खरीद रखी है, और माइनस कर दो इस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड, जो हमने 100% खरीद रखे। कितने के रिजर्व एंड सरप्लस थे? 2 लाख। अगर आप ये माइनस करते हो और ये वैल्यू सेम है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा बेटा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो बस ये आपकी क्या कहलाएगी? गुडविल और कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। कितना आ रहा है? पॉजिटिव बैलेंस आए तो गुडविल, निगेटिव बैलेंस आए तो कैपिटल रिजर्व, कुछ नहीं आए, जीरो आए तो नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व। मेरे केस में जीरो आ रहा है तो नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका और है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो सिंपल वे में। कैसे निकाल सकते हैं? हम एक काम करते हैं, ये लिख लें बेटा यहां पर इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड लिख लो 8 लाख रुपए, और इसमें से माइनस कर दो सीधा नेट असेट, नेट असेट ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड की नेट असेट कितनी माइनस करना है? 100% माइनस करना है। आपने नेट असेट निकाल रखी है 8 लाख रुपए, डायरेक्ट माइनस कर दो, काम खत्म बेटा। जैसे ही माइनस करोगे तो यहाँ डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो गुडविल, निगेटिव आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व, कुछ नहीं आ रहा है तो जीरो रहेगा बैलेंस। मेरे केस में कुछ नहीं आ रहा है इसलिए मैं जीरो लिख रहा हूं। तो गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना बहुत इजी काम है। आप दोनों मेथड में से कोई भी एक तरीका लगा सकते हो। कब कौन सा लगाओगे? मैंने बोला था क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में एस लिमिटेड की क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। सर ये इंफॉर्मेशन कब की लेना है? ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कि भैया ये बैलेंस कौन से दिन के लिए जाएंगे, असेट्स और लायबिलिटी कौन से दिन की ली जाएंगी, शेयर होल्डर फंड कौन से दिन का लिया जाएगा? तो ये लिया जाएगा डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन आपने शेयर खरीदे उस दिन का, ना कि जिस दिन की बैलेंस शीट की बने। ये बात दिमाग में बिठा लो। हालांकि यहाँ हमको जिस दिन का बिजनेस खरीदा उसी दिन की बैलेंस शीट गिवन है तो हमने सेम डेट का इंफॉर्मेशन उठा लिया। लेकिन मान लो ये बैलेंस शीट होती 2024 की, खरीदा हमने 2023 को था, तो हमारे काम की इंफॉर्मेशन 2023 होती, ना कि 2024 होती। क्या ये सबको याद रहेगा? डेट ऑफ एक्विजिशन का बैलेंस लेना है। सारे बच्चे जल्दी जल्दी बता दो, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताएं। क्या आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मीनिंग क्लियर है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब क्या? सीता सिंह यस सर। बाकी बच्चे ओके, मानस का कहना है जी सर समझ में आ गया है। बाकी बच्चे सिद्धि सिंह यस सर, गुड मेरे बच्चों। और बाकी लोग कहाँ गए हमारे? बाकी लोग इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे कुछ भी। यस, अभिषेक सिंह यस सर, उत्कर्ष सिंह यस सर, वेरी गुड बेटा हर्षिता। चलो सबको समझ में आ गया, वेरी नाइस। बहुत इजी कैलकुलेशन है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कई बार एग्जाम में केवल 4 नंबर में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ही पूछेंगे कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल के बता दो, काम खत्म, 4 नंबर लो, काम हो गया। ऐसा क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ओके बच्चों, करते बनेगा जी सर, बन जाएगा, वेरी गुड। सर 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 आपने 100% बिजनेस खरीदा, क्या हो अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि हमने 100% होल्डिंग नहीं कर रखी है, हमने केवल 70% बिजनेस ही 8 लाख में खरीदा है। क्वेश्चन में ये लिखा होता तो अगर 70% खरीद रखा है तो कुछ नहीं करते बेटा, हम कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसी ही करते हैं जैसे हमने अभी कर रखी है। सर कैसे? हम यहां लिखते हैं इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, 70% खरीद रखा है तो यहाँ 70% होल्डिंग है मेरी, तो 70% लिख देते। कितने का खरीदा? 8 लाख का खरीदा, 8 लाख ही लिखते। माइनस करते जब, तो यहां से जैसे यहाँ हमने शेयर कैपिटल पूरी माइनस कर दी थी, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड मैंने पूरी माइनस कर दी थी, तो अब मैं क्या करता, 6 लाख का 70% ही माइनस करूंगा, क्योंकि 70% ही मैंने खरीदा है। तो कितना हो गया 6 लाख का 70%? बोलो 4,20,000। माइनस करता रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड, तो रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड अगर मैं माइनस करता यहां पर, तो सारे बच्चे बताओ कितना माइनस करता? सर रिजर्व एंड सरप्लस थे 2 लाख, 2 लाख का 70% ही माइनस करता।
1,40,000। सर डिफरेंस आ गया, डिफरेंस पॉजिटिव है तो आपको पता है क्या हो जाती, फिर यहाँ पर क्या आ जाती, जल्दी से बताओ। गुडविल कितने रुपए की गुडविल आ रही है, जल्दी से निकाल के बता दो कितना आ रही है। 8 लाख में से ये सब माइनस कर दो फटाफट फटाफट मेरे बच्चों, जल्दी से मेरे को गुडविल का वैल्यू निकाल के बता दो कितना गुडविल का वैल्यू आ रहा है। बोलो कितनी वैल्यू आ रही गुडविल की, निकाल के बता दो। 8 लाख में से 4,20,000 माइनस 1,40,000 करके बता दो जल्दी से गुडविल की वैल्यू कितनी आ रही। फटाफट फटाफट मेरे बच्चों जल्दी से कैलकुलेशंस करके बता दो कितना बैलेंस आ रहा है। इसिता, मानस, सिद्धि, अभिषेक, उत्कर्ष, हर्षिता, जल्दी से बैलेंस बता दें कितना बैलेंस आ रहा है। 2,40,000। तो 2,40,000 इज योर गुडविल। ये आ गई गुडविल। निगेटिव बैलेंस आता तो सर कैपिटल रिजर्व हो जाता, कैपिटल रिजर्व हो जाता काम। ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। बताओ सारे बच्चों क्या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे आपसे करते? बोलो क्या आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल पाओगे? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का, फिर आगे बढ़ेंगे। नए नए कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अगर समझ में आ गया, ध्यान रखना बैलेंस शीट के क्वेश्चंस आपसे बनना ही चाहिए। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप सारे बच्चों को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का, ये सारे कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है। एक और क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मैं आपको दूंगा। आपको यहां दिया है एग्जाम्पल 2, बोल रहे हैं एच लिमिटेड परचेज एस लिमिटेड, एच लिमिटेड परचेज शेयर ऑफ एस लिमिटेड 70% शेयर, 70% शेयर of S Limited at rupees 4 lakh on 1st of April 2023। और फिर बोलेंगे on that date equity shares capital of S Limited was rupees 2,50,000 and equity shares capital of rupees 2,50,000 and profit and loss account of S Limited was rupees 1 lakh और जनरल रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड वॉज रुपीज 2,10,000। क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन बोल रहा है फिक्स असेट ऑफ रुपीज fixed asset revalued at rupees 3 lakh, book value of fixed asset was rupees 2 lakh 30,000। Find out गुडविल, कैपिटल रिजर्व या फिर लिखा रहेगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करना है। सारे बच्चे बताओ इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूं? जल्दी जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से फटाफट इसका आंसर अपनी कॉपी में निकालो और निकाल के बताओ मेरे को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना आ रहा है।
गुडविल या कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है। ये हो गया हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे छोटे छोटे से, फटाफट जल्दी से निकाल के बता दो गुडविल या कैपिटल रिजर्व कितना आएगा। आप निकाल रहे हो, मैं करूं? जल्दी बोलो, मैं कर दूं? यस सर, आप ही कर दो। बोलो क्या बोलते हो, आप लोग कर रहे हो? चले देखें, सबसे पहले मैंने क्या बताया, हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। जल्दी बताएं कितने रुपए का खरीद रखा है और कितने परसेंट होल्डिंग है। सर 70% होल्डिंग है, हमने 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीद रखे। वेरी वेरी गुड, 4 लाख रुपए लिख लो। गुड बेटा, इसी था। अब इसमें से माइनस करोगे आप इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। सारी कैपिटल माइनस कर दूं 2.5 लाख? क्या नहीं सर, 2.5 लाख पूरी माइनस मत करो, क्योंकि हमने केवल 70% इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसलिए 2.5 लाख का 70% ही माइनस होगा। कर दो 2.5 लाख का 70%, कितना होता है सारे बच्चे बता दो। सर 1,75,000। वेरी गुड, तो 1,75,000 ये माइनस हो जाएगा। फिर क्या माइनस होगा सर? फिर माइनस होगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारे रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस माइनस करना है। तो एस लिमिटेड का P&L का बैलेंस कितना दे रखा सर? 1 लाख। 1 लाख पूरा माइनस करोगे क्या? नहीं सर, 1 लाख का 70% कितना होता है बेटा? 70,000। 70,000 रुपए ये भी माइनस कर दो। क्या और कोई प्रॉफिट दिख रहा? हाँ सर, जनरल रिजर्व दिख रहा है, जनरल रिजर्व भी माइनस कर दो। जनरल रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड इज इट आल्सो आर रिजर्व एंड सरप्लस, कितना दे रखा है? 2,10,000। 2,10,000 का कितना परसेंट माइनस करना है? 70%। करो जरा, 2,10,000 का 70% कितना होता है? 1,47,000। तो 1,47,000 ये भी माइनस कर दो। सर और भी कुछ दिख रहा है? हाँ और भी दिख रहा है। फिक्स असेट आपकी थी 3 लाख की, लेकिन फिक्स असेट थी 2,30,000 की, बुक वैल्यू 2,30 की थी। 2,30 को 3 लाख पे वैल्यू कर दिया है, मतलब प्रॉफिट हो गया है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 70,000 का। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी है सर। कितने रुपए के? 70,000। 70,000 का जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है उसका भी 70%। सारे प्रॉफिट, चाहे वो बुक्स में हो चाहे बुक के बाहर हो, सारे प्रॉफिट ले लेना है जो क्वेश्चंस में गिवन है। कितना हो जाएगा सारे बच्चे जल्दी से बता दो। ये हो गया हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। कितना आ रहा है सर? 49,000। तो 49,000 ये भी माइनस हो जाएगा। सब माइनस करने के बाद देख लो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव बैलेंस बच रहा है। कौन सा बैलेंस बच रहा है? पॉजिटिव बच रहा है, निगेटिव बच रहा है? जल्दी जल्दी बताते हैं बैलेंस कितना बच रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव? सर निगेटिव बैलेंस आ रहा है। निगेटिव बैलेंस आ रहा है तो वो कहलाना कैपिटल रिजर्व। कितने का निगेटिव आ रहा है? सिद्धि सेइंग सर 41,000 का। तो 41,000 निगेटिव बैलेंस, दैट इज योर कैपिटल रिजर्व। तो फिर ये हमारा कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। काम करता सारे बच्चे बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आ गया? ये था हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 4 नंबर देगा आपको एक क्वेश्चन। बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी? सर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का पॉइंट एक बार और बता दो बेटा। जिस दिन हमने बिजनेस खरीदी उस समय फिक्स एसेट 3 लाख पर रीवैल्यू की गई, जबकि बुक्स में वो केवल 2,30 की थी। सारे बच्चे ध्यान से समझो, ये मेरी एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में जैसे यहाँ फिक्स एसेट दिख रही 8 लाख की, मैं बोल रहा हूं कि इन फिक्स एसेट की मार्केट वैल्यू, इन फिक्स एसेट की मार्केट वैल्यू 9 लाख रुपए चल रही है। तो अब आप क्या करोगे भैया, ये बिजनेस खरीदोगे तो सामने वाला 9 लाख का बेचेगा फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट को अगर 1 लाख रुपए से बढ़ाओगे यहाँ पर, तो 1 लाख रुपए से यहाँ क्या बढ़ जाएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये 1 लाख रुपए जो बढ़ा बेटा, ये आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। दैट्स इंपॉर्टेंट। जितने से फिक्स एसेट बढ़ती उतने से प्रॉफिट बढ़ेंगे, जितने से फिक्स एसेट कम होंगी उतने से प्रॉफिट कम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? अभी इसीता क्लियर हो गया बेटा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? तो सिंपल है बेटा, जब मार्केट वैल्यू पर फिक्स एसेट को लेके जाते हैं बुक वैल्यू से, तो असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि केवल असेट बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि एक साइड असेट बढ़ेगी दूसरी साइड प्रॉफिट बढ़ेगा।
दैट्स अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी हमारे शेयर होल्डर फंड का पार्ट होंगे, इसलिए इनको भी कंसीडर किया जाएगा। इस तरीके से बेटा आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना पड़ेगा। आई होप सबको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकालते हैं। क्लियर? तो पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया बेटा हमारा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हमको समझ में आ गया कि सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हम निकाल लेंगे। दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट होता है बेटा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। सर ये कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है? मैंने अभी आपको समझाया था कि सब्सिडी कंपनी पर ही फोकस रखना है। सब्सिडी कंपनी के डेट ऑफ एक्विजिशन तक के डेट ऑफ एक्विजिशन तक के जितने भी प्रॉफिट होंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन तक के जितने भी प्रॉफिट होंगे, जिस दिन आपने बिजनेस एक्वायर किया, जिस दिन आपने शेयर खरीदे, डेट ऑफ परचेस ऑफ शेयर, जिस दिन आपने शेयर खरीदे थे और 50% से ऊपर आपका कंट्रोल आ गया था, तो दैट्स इंपॉर्टेंट। डेट ऑफ एक्विजिशन वो डेट कहलाएगी जिस दिन आपने सब्सिडी कंपनी को एक्वायर कर लिया, जिस दिन आपने उसके शेयर खरीदकर उसमें कंट्रोल ले लिया। उस डेट तक के सारे रिजर्व एंड सरप्लस, जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस पड़े होंगे, इनको हम बोल सकते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। जितने भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट पड़े होंगे, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, जितने भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट पड़े होंगे, बिजनेस खरीदने के पहले के प्रॉफिट, बिजनेस खरीदने के पहले के सारे प्रॉफिट, डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले तक के प्रॉफिट, जिसको आप प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोलते हो, दे ऑल प्रॉफिट नॉन एज कैपिटल प्रॉफिट। आप इनको कैपिटल प्रॉफिट बोलोगे, ध्यान रखना, दे ऑल्सो नॉन एज कैपिटल प्रॉफिट, इनको आप कैपिटल प्रॉफिट बोलोगे। लेकिन केवल सब्सिडी कंपनी के, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट को आपको ऐसा नहीं करना है, चाहे वो किसी भी नाम से क्यों ना लिखा हो, लाइक जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, P&L का डेबिट क्रेडिट बैलेंस, कुछ भी, कोई सा भी बैलेंस पड़ा हुआ हो, रिजर्व एंड सरप्लस सारे के सारे, चाहे वो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो, चाहे कोई सा भी, डेट ऑफ एक्विजिशन का है तो समझ जाना कि वो हमारा प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है, चाहे वो किसी भी नाम से लिखा हो। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन दिया था जनरल रिजर्व P&L का, उसमें मैं सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे देता, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी दे देता, कुछ भी दे देता, कोई सा भी प्रॉफिट जो डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का है, वो सारे प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कहलाएंगे इस चैप्टर के लिए। इसके बाद डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जो भी प्रॉफिट सब्सिडी कंपनी ने और अर्न कर लिए हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जो भी सब्सिडी कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमा लिए हैं डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद से लेकर के डेट ऑफ कंसोलिडेशन तक, जिस दिन आप कंसोलिडेशन करने जा रहे हो, डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ कंसोलिडेशन के बीच में जो नए रिजर्व एंड सरप्लस बने हैं, न्यू रिजर्व एंड सरप्लस बने हैं, तो नए रिजर्व एंड सरप्लस बनाए हैं कंपनी ने एक्विजिशन करने के बाद से, तो वो सारे प्रॉफिट या लॉस आप बुलाओगे पोस्ट एक्विजिशन, या तो आप इनको बोल दो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, या इनको बोलेंगे रिवेन्यू प्रॉफिट। ये आपके प्रॉफिट रिवेन्यू प्रॉफिट कहलाएंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो डेट ऑफ एक्विजिशन तक के सारे प्रॉफिट आपके कैपिटल प्रॉफिट कहलाएंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद कंपनी ने जो कमाया वो कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा, रिवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा। सर इसका एक एग्जाम्पल बताओ हमको। बिल्कुल बेटा, इसका एक एग्जाम्पल हम समझते हैं तो हमको बात समझ में आ जाएगी। सारे बच्चे यहां ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं इसका। फॉर एग्जाम्पल मैं आज से बोलूं कि ऑन 1 अप्रैल 2023 holding company purchased 70% share of AS Limited at rupees 6 lakh। अब यहां दो डेट दे रहा हूं। 1 अप्रैल 2023 जिस दिन हमने बिजनेस खरीदा,
और एक दे रहा हूं 31 मार्च 2024। ध्यान से समझना, ये डेट हमारी क्या है, जिस दिन हमने बिजनेस खरीदा उस डेट को बोलते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन। और जिस दिन हम हमारा कंसोलिडेशन करेंगे ईयर एंड पर, वो डेट कहलाती है बेटा डेट ऑफ कंसोलिडेशन। ये हमारी डेट ऑफ कंसोलिडेशन। अब इस दिन, अब मैं आपको बोल रहा हूं पीएनएल का बैलेंस पड़ा था यहां पर 4 लाख रुपए, लेकिन यहां पीएनएल का बैलेंस हो गया है 5 लाख रुपए का। जनरल रिजर्व पड़ा था यहां पर 2 लाख रुपए का, यहां बैलेंस हो गया है 230 का। सबको समझ में आ रहा है इधर? हेलो, ये बैलेंस दिए हैं आपको। तो बेटा मैंने आपसे बोला डेट ऑफ एक्विजिशन तक के सारे रिजर्व एंड सरप्लस वॉट एवर इज नॉन, चाहे वो किसी भी नाम से लिखे गए, वो सारे प्रॉफिट को आप प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बुला सकते हो कि ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। या इनको आप बुला सकते हो कैपिटल प्रॉफिट के नाम से। कितने रुपए के कैपिटल प्रॉफिट दिख रहे हैं सर? 6 लाख रुपए। 6 लाख के कैपिटल प्रॉफिट, चाहे वो किसी भी नाम से लिखे हो, उससे कोई फर्क नहीं। अब डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे जब आप गए तो आपके पास बैलेंस हो गया 7,30,000 का, लेकिन इंपॉर्टेंट इज दैट 7,30,000 पूरा प्रॉफिट रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस जो होते हैं बेटा बैलेंस शीट के अंदर होते हैं और बैलेंस शीट एज एट बनती है, फॉर द ईयर नहीं बनती। चूंकि बैलेंस शीट एज एट होती है मतलब उसमें ये 6 लाख ऑलरेडी इंक्लूड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा। तो आपको ये तो पता है कि 7,30,000 में से कैपिटल प्रॉफिट मेरे 6 लाख है, तो जो एक्स्ट्रा आए हैं अब 1,30,000 और बन गए हैं एक्विजिशन के बाद, जो बैलेंस शीट में वैल्यू बढ़ गई है रिजर्व एंड सरप्लस की एक्वायर करने के बाद, जितना एक्स्ट्रा बन गया है वो प्रॉफिट आपका रिवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा। कितने रुपए का प्रॉफिट रिवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा? सारे बच्चे जल्दी से बता दो, रिवेन्यू प्रॉफिट कितना कहलाएगा? सर 1,30,000। जितने से वैल्यू बढ़ी है वो रिवेन्यू प्रॉफिट है, पूरा 7,30,000 रिवेन्यू नहीं है, क्योंकि 4 लाख का बैलेंस ही 5 लाख हो गया है। तो 1 लाख रुपए से पीएनएल बढ़ गया है, 2 लाख का 2,30 हो गया, तो 30,000 रुपए से हमारा रिजर्व बढ़ गया है। तो जितने से ये इंक्रीज या डिक्रीज होंगे बस वो प्रॉफिट ही आपके रिवेन्यू प्रॉफिट कहलाएंगे। दैट्स इंपॉर्टेंट। सारे बच्चे बताओ क्या ये सबको क्लियर हुआ? कैपिटल रिवेन्यू बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट, तो मैं आगे बढ़ूं। बोलो बच्चों। हाँ सर क्लियर, सिंपल है, और कुछ नहीं करना बेटा। जितने से वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हुई दैट्स आर रिवेन्यू प्रॉफिट, सिंपल। निकाल लो, काम खत्म हो जाता है। सर रिवेन्यू प्रॉफिट निकाल लिया, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना बेटा, जो रिवेन्यू प्रॉफिट आ रहा है वो हमारा प्रॉफिट अलग है, कैपिटल प्रॉफिट अलग है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कौन सा वाला प्रॉफिट यूज करोगे? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए कौन सा प्रॉफिट यूज करोगे? तो हमेशा ध्यान रखना कैपिटल प्रॉफिट ही हमारे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में यूज होगा। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमारा कैपिटल प्रॉफिट यूज होगा, रिवेन्यू प्रॉफिट यूज नहीं हुआ, क्योंकि बिजनेस हमने इस दिन खरीदा था। इस दिन तक के प्रॉफिट का यूज ही हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में करेंगे, गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने। सर इन प्रॉफिट का क्या यूज है? बेटा ये प्रॉफिट हमने अर्न किए हैं,
तो इनका यूज हम कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस बनाने में करेंगे। इन प्रॉफिट का यूज हम कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस बनाने में करेंगे। सर ये कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, आगे जाके कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, बट इंपॉर्टेंट इज दैट इनका यूज हम कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में करेंगे। लेकिन हमारे काम की चीज केवल कैपिटल प्रॉफिट रहेगी जो हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या ये सबको समझ में आ गया बच्चों? दो कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, सारे बच्चे दोनों कॉन्सेप्ट पर फोकस रखें। पहला मैंने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बताया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकालते हैं वो मैंने सिखाया। दूसरा आपको बताया कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है। कैपिटल प्रॉफिट मतलब उस डेट तक का प्रॉफिट जिस डेट पर हमने बिजनेस को एक्वायर किया। रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब उस डेट के बाद जो भी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किए, जितने से प्रॉफिट बढ़ गया है या कम हो गया है, वो सब कुछ रेवेन्यू प्रॉफिट का ही पार्ट होगा। दैट्स अ रेवेन्यू प्रॉफिट काम करता है। सर व्हाट अबाउट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट? माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है? जितने परसेंट होल्डिंग आपके पास है वो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहलाएगा। जो शेयर आपने नहीं खरीद रखे हैं, अभी भी पब्लिक के पास में है, वो कहलाएगा बेटा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसको हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं। मतलब जो शेयर हमने नहीं खरीद रखे हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाएंगे। जो शेयर आपने खरीद लिए हैं दैट्स अ, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलोगे। जो नहीं खरीद रखे उसको बोलोगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, या इसको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, दैट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। आप चाहो तो इसको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी बोल सकते हो। शॉर्ट में इसको एनसीआई भी लिख सकते हो, दैट्स अ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो जो शेयर आपने खरीद रखे हैं दैट्स अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। जो शेयर हमारे पास नहीं है, अभी भी पब्लिक के पास है, उसको हम क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इतना सबको क्लियर है? बोलो हाँ, गुड। इतना अगर क्लियर है तो चलो इतने को बेस बना के हम यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमको पॉइंट समझ में आए। जितने पॉइंट मैंने अभी तक कराए हैं उसका मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पर। आपके सामने है होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी की बैलेंस शीट, इक्विटी शेयर्स कैपिटल दे रखी, पी&एल अकाउंट दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, करेंट लायबिलिटी दे रखी, असेट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है। क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। बोल रहे हैं एच लिमिटेड ने शेयर्स खरीदे हैं एस लिमिटेड के। एच लिमिटेड परचेज द शेयर ऑफ एच लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2020। अब देखो बच्चों, हमने जो बिजनेस खरीदा था वो 1/4/2020 को खरीदा, जबकि बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 की। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए सारे बच्चे जल्दी से बता दें, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए मेरे काम की इंफॉर्मेशन कौन से डेट वाली रहेगी, जल्दी जल्दी बता दो। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए मेरे काम की इंफॉर्मेशन कौन सी डेट की रहेगी? ये वाले रिजर्व एंड सरप्लस मेरे काम के रहेंगे, जो एस लिमिटेड की बुक्स में आ रहे हैं ये वाले काम के रहेंगे, कि ये जो नीचे दे रखे हैं ये वाले काम के रहेंगे? जल्दी जल्दी बताएं। एक्विजिशन वाले, वेरी गुड बेटा। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाना सिखाऊं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तो आप बच्चों मेरे को बताओ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आप निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ सर निकाल सकते हैं, जल्दी से बताएं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकालोगे अगर मैं निकालना सिखाऊं तो बताओ। क्या लिखते हैं यहाँ पर? हमने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, कितने इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं? 4 लाख रुपए के 75%। तो आप लिखोगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। कितने खरीदे हैं? 75%। कितने के खरीदे? 4 लाख।
अब यहां से आप माइनस करोगे, क्या क्या माइनस करते हैं? सबसे पहले इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, पूरी माइनस कर दोगे क्या? नहीं भैया, देखो इक्विटी शेयर्स कैपिटल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम मानेंगे कि 5 लाख ही होगी इस डेट पर भी, इस डेट पर भी 5 लाख ही होगी, हम ये अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर्स कैपिटल में जनरली कोई चेंज नहीं होता है जब तक कि कोई नया इशू ना आए, तो हम मान लेंगे कि सेम रही होगी, 5 लाख ही रही होगी। तो 5 लाख का 75% माइनस कर देंगे, यहां से कर दो मेरे बच्चों 75% माइनस, और जल्दी से बताओ 5 लाख का 75% कितना होता है? सर 375, तो 375 तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है सर। और क्या माइनस होगा जल्दी जल्दी बताना? 375 तो ये माइनस हो गया। अब रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ 3 लाख दे रखे हैं, यहाँ 3 लाख दे रखा, पी एंड एल और जनरल। हम पी एंड एल जनरल रिजर्व इस दिन का नहीं लेंगे, इस दिन का लेंगे, क्योंकि ये हमारे कैपिटल प्रॉफिट है, ये माइनस होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल प्रॉफिट। अब इन सबको कैपिटल प्रॉफिट के नाम से लिख देता हूं मैं, एस लिमिटेड। कितने रुपए का कैपिटल प्रॉफिट आ रहा है? तो 2 और 1 3, तो ये हो गया, एक साथ ही लिख दो ताकि पी एंड एल जनरल रिजर्व अलग अलग नहीं करना पड़े। तो टोटल लगा लो, 2 और 1 3 लाख ये हो गया, और 1 लाख का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देख रहा है, बोल रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ असेट 16 लाख हो गई है, जबकि बुक्स में 15 लाख की थी उस दिन, तो 1 लाख का प्रॉफिट ये हो गया। तो टोटल मिला के कितने के कैपिटल प्रॉफिट हो गए? सारे बच्चे जल्दी से मेरे को कैपिटल प्रॉफिट बता दो कितने हो गए? 2 और 1 3 और 1 4, 4 लाख रुपए सीधा एक बार ही माइनस कर दूंगा, बार बार माइनस नहीं करना पड़ेगा कि मैं पी एंड एल का अलग 75% निकाल रहा हूँ, जनरल रिजर्व का अलग निकालता फिर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का अलग निकाल रहा हूँ। उससे अच्छा मैं इन सबको एक ही नाम बुलाऊंगा, कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट का 75% माइनस कर दूंगा। कर दो कैपिटल प्रॉफिट का 75%, सारे बच्चे जल्दी से बता दो कितना आ जाएगा? सर 3 लाख, 3 लाख रुपए ये माइनस कर दूंगा। अब बताओ पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है कि निगेटिव बैलेंस आ गया? जल्दी जल्दी बोले। सर निगेटिव बैलेंस आ रहा है, निगेटिव आ रहा है तो उसको हम बुलाएंगे कैपिटल रिजर्व। कितना आ रहा है सर? 275, ये आ गया मेरा कैपिटल रिजर्व। सारे बच्चे जल्दी से बताओ क्या ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल समझ में आ गया सबको? हाँ सर। अब दूसरा बात जो मैं आपसे बोल रहा था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, एमआई। सारे बच्चे यहां माइनॉरिटी इंटरेस्ट को सीखेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो होता है बेटा, वो हमारा डेट ऑफ कंट्रोल का नहीं निकलता, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकलता है डेट ऑफ एक्विजिशन का। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट डेट ऑफ एक्विजिशन का होगा, जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे प्रॉफिट है वो सब लेना पड़ेंगे। तो इसके लिए हमको रेवेन्यू प्रॉफिट की और कैपिटल प्रॉफिट दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको इस डेट का माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना रहता है। ध्यान रखना दो चीजें, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेटेड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, ये डेट ऑफ एक्विजिशन पर कैलकुलेट होता है, जबकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कब निकलता है? डेट ऑफ बैलेंस शीट पर, मतलब डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ये डेट ऑफ कंसोलिडेशन पर निकलता है। तो यहां क्या आएगा बेटा? जो पोर्शन हमने नहीं खरीदा वो सब आएगा। देखो हमने यहाँ इक्विटी शेयर्स कैपिटल का 75% हमने ले लिया था, 25% इक्विटी शेयर्स कैपिटल जो हमने नहीं खरीदी वो यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ लिखोगे क्या क्या? सारे बच्चे ध्यान से समझते जाना। यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले, तो बोलते जाना, मैं लिखता जा रहा हूँ, फटाफट सारे बच्चे बताना। हम यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, लेकिन कितनी लिखोगे दैट्स इंपॉर्टेंट, जो हमने नहीं खरीदी। कितने परसेंट नहीं खरीदी? 5 लाख की इक्विटी कैपिटल थी, हमने 25% नहीं खरीदी है, वो यहाँ लिख देंगे। कर दो 25% कितना होता है? 5 लाख का 25%, बोलो बच्चों 5 लाख का 25% कितना होता है? सर 1,25,000, 1,25,000 हमने नहीं खरीदी, वो यहाँ लिख देंगे। सर और क्या नहीं खरीदा? और बेटा कैपिटल प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमारा नहीं है वो इनका है, तो ये भी लिख देंगे। कैपिटल प्रॉफिट तो दे ही देंगे। सर कितने के कैपिटल प्रॉफिट थे? 4 लाख के। 4 लाख का 75% उनने खरीद लिया था, 25% यहाँ आ जाएगा। बताओ 4 लाख का 25% कितना आ गया बेटा? 1 लाख। 1 लाख माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैपिटल आ जाएगी। अब यहाँ मेरे को जरूरत पड़ेगी रेवेन्यू प्रॉफिट की, क्योंकि ये तो डेट ऑफ एक्विजिशन का कैलकुलेशन, जबकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट डेट ऑफ कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। तो अब मेरे को जरूरत पड़ेगी रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड कितने होंगे?
वो भी जरूरत है। तो रिवेन्यू प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है बेटा, यहां देख लो 2 लाख का पीएनएल था इस डेट पर, और इस डेट पर जाके 3 लाख हो गया है। कितने से पीएनएल बढ़ गया है, जल्दी से बताओ कितने से पीएनएल बढ़ गया है, बोलो फटाफट, कितने से पीएनएल बढ़ गया है सर, 1 लाख से। सेम जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व यहाँ 1 लाख का था, अब 3 लाख का हो गया है। बताओ कितने से जनरल रिजर्व बढ़ गया है, जल्दी से बताओ कितने से जनरल रिजर्व बढ़ गया सर, 2 लाख से। 1 लाख से पीएनएल बढ़ा, 2 लाख से जनरल रिजर्व बढ़ा, टोटल मिला के इंक्रीज इन 3 लाख, 3 लाख का इंक्रीज हुआ है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जनरल रिजर्व और पीएनएल में जो इंक्रीमेंट हुआ है देयर आर 3 लाख। तो 3 लाख का जो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा। तो हम यहाँ रेवेन्यू प्रॉफिट 3 लाख रुपए का ध्यान रखेंगे, कितना जोड़ देंगे 3 लाख का प्रॉफिट, 3 लाख का प्रॉफिट का 25% पार्ट यहाँ जोड़ दो। 3 लाख का 25% कितना होता है सर, 75,000, ये भी जोड़ दो। तो ये आ गई मेरी क्या, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, ये आ गई मेरी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कितना आ गया, 1 लाख प्लस 1,25,000 प्लस 75,000, सर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 लाख, 3 लाख रुपए मेरी माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गई काम कर। बच्चों जल्दी जल्दी बताओ क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझ में आ गया। हमको यहाँ रेवेन्यू प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए देखना पड़ता है कि कितने रुपए से प्रॉफिट इंक्रीज हो गए। जितने से प्रॉफिट इंक्रीज हो गए वो अमाउंट भी इसमें जुड़ेगा, क्योंकि अगर केवल कैपिटल प्रॉफिट ही माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जुड़ा तो फिर तो वो कैलकुलेशन डेट ऑफ एक्विजिशन तक का हो जाएगा। जबकि हमको निकालना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट डेट ऑफ कंट्रोल पर, डेट ऑफ कंसोलिडेशन पर। तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए आपको रेवेन्यू प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। रेवेन्यू प्रॉफिट निकालना बहुत इजी है। किसके बीच का डिफरेंस होता है रेवेन्यू प्रॉफिट, सारे बच्चे एक बार और देख लो, किन किन के बीच का डिफरेंस होता है रेवेन्यू प्रॉफिट। तो मैंने आपसे बोला था 2 डेट के प्रॉफिट गिवन होते हैं, एक होता है डेट ऑफ एक्विजिशन, दूसरा होता है डेट ऑफ कंट्रोल, सॉरी कंसोलिडेशन। हमको डेट ऑफ एक्विजिशन थी 1 अप्रैल 2000, कब खरीदा था 20। बैलेंस शीट डेट हमको दे रखा 31 मार्च 2021। अब यहां हमको पीएनएल का बैलेंस दिया था, पीएनएल का बैलेंस यहां दिया है कितना, 2 लाख। यहां दिया है जनरल रिजर्व, कितना दे रखा है जनरल रिजर्व, 1 लाख। जबकि यहां पर बैलेंस शीट डेट पर ये बैलेंस हो गए हैं 3 लाख 3 लाख। यहां टोटल मिला के 3 लाख था, यहां बैलेंस हो गया 6 लाख का। तो ये बताओ जल्दी से, ये प्रॉफिट तो कैपिटल प्रॉफिट बन गए क्योंकि ये डेट ऑफ एक्विजिशन तक के। इसके बाद के बैलेंस देख लो, कितने से बैलेंस बढ़ गया सर, 1 लाख से ये बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, 2 लाख से ये इंक्रीज हो गया है, कितना हो गया सर, 3 लाख से बढ़ गया है। 3 लाख से जो बढ़ा है बताओ, ये 3 लाख से जो वैल्यू बढ़ी है ये प्रॉफिट ही आपके रिवेन्यू प्रॉफिट कहलाएंगे। हो गया इस 6 लाख का बाइफिकेशन, इसमें 3 लाख रुपए के कैपिटल प्रॉफिट है और 3 लाख रुपए के रिवेन्यू प्रॉफिट हैं डेट ऑफ एक्विजिशन पर। ये आपको करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, जो आपको करना पड़ेगा। सबको समझ में आ गया? हाँ, इंक्लूड करके एक साथ इंक्रीज डिक्रीज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, रेवेन्यू प्रॉफिट क्यों लिए, तो मैंने बोला मैं ध्यान रखना एमआई डेट ऑफ कंट्रोल नहीं, डेट ऑफ बैलेंस शीट के दिन की होती है। जिस दिन बैलेंस शीट दी है, या डेट ऑफ कंसोलिडेशन बोल सकते हो, जिस दिन कंसोलिडेशन हो रहा उस दिन की इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए इसमें रेवेन्यू प्रॉफिट भी प्लस करना पड़ेंगे। ये आपकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। सर इनका करेंगे क्या, बैलेंस शीट में इनको कैसे लिखेंगे वो समझेंगे। पहले ये 2 चीजें बताओ सारे बच्चे, क्या ये 2 आइटम निकालना आ गए, फटाफट जल्दी से बता दो, क्या ये 2 आइटम निकालना आ गए, जल्दी जल्दी बोल दो मेरे बच्चों, क्या ये 2 आइटम निकालना आ गए। एस सर, एस सर, एस सर, वेरी गुड। कई बार एग्जाम में खाली ये आता है। सर रेवेन्यू प्रॉफिट का 25% बच गया, 75% बच गया, उसका क्या करेंगे। रेवेन्यू प्रॉफिट का 75% आपने यहां लिया ही नहीं, उसका क्या करेंगे बेटा। रेवेन्यू प्रॉफिट का जो 75% बच गया है वो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट माना जाएगा, वो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट माना जाएगा और होल्डिंग कंपनी उसको अपने इन रिजर्व एंड सरप्लस में प्लस करेगी। अगर होल्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट बच गया है
उसको वो अपने यहां पर जोड़ लेती है, अपने प्रॉफिट में जोड़ लेती है, तो उसको हम बोलने लगते हैं कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस या कंसोलिडेटेड पी एंड एल। उसको हम कंसोलिडेटेड पी एंड एल बोल देंगे। मतलब सर सिंपल सी बात है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे क्या करना है। भैया होल्डिंग कंपनी का देखो यहां पर पी एंड एल कितना था, 8 लाख। जनरल रिजर्व कितना है, 2 लाख। कंपनी अपना ये होल्डिंग कंपनी का जो पी एंड एल है, होल्डिंग कंपनी का पी एंड एल 8 लाख था। पी एंड एल होल्डिंग कंपनी का पी एंड एल 8 लाख था। जनरल रिजर्व कितना दे रखा होल्डिंग कंपनी का, जल्दी से देख लो। होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व है सर 2 लाख। ये 2 लाख का जनरल रिजर्व था। कंपनी इसमें प्लस कर देगी रिवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। कितने पूरे जोड़ देगी क्या, नहीं, जो बच गए थे, कितने बच गए थे, 3 लाख का 75% बच गया था। मतलब कितना बच गया था, 3 लाख का 75% करें तो सारे बच्चे बताओ कितना बच गया था, 1.25। वो 1.25 यहां प्लस हो जाएगा। इसको प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस या कंसोलिडेटेड पी एंड ए लिख दिया मैंने, आप यहां लिख लेना कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो सारे बच्चे बताओ कितना कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा। 8 और 2 10 तो थे, 1.25 और आ जाएगा। 1.25 आएगा, कितना आएगा, 2.25 आएगा। 2.25 आएगा ना भाई साहब, बच्चों 2.25 आ रहा है क्या, जल्दी 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 बताएं, 2.25 आ रहा है क्या, 3 लाख का 75%। कोई बोल ही नहीं रहा। हेलो, हाँ सर, 2.25 और जोड़ दो बेटा, ये हो गया 12,25,000। 12,25,000 इज योर कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में हम बचा हुआ परसेंटेज जोड़ देते हैं इस रेवेन्यू प्रॉफिट का। तो रेवेन्यू प्रॉफिट 2 जगह जाते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। रेवेन्यू प्रॉफिट 2 जगह जाते हैं, एक जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जो हमने नहीं खरीदा, और दूसरा हमारा कहां चला जाएगा, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में। कैपिटल प्रॉफिट भी 2 जगह जाते हैं, एक हमारे सीओसी से माइनस होते हैं और दूसरे जो हमने नहीं खरीदा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाते हैं। तो हमको इन दोनों को 2 जगह भेजना रहता है। इसलिए बेटा हमको इनका एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है कि कितना कैपिटल प्रॉफिट है, कितना रेवेन्यू प्रॉफिट है। कंसोलिडेटेड पी एंड एल ध्यान रखना 2 जगह जाएगा, सॉरी कैपिटल प्रॉफिट 2 जगह जाएगा, एक कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने में यूज होगा, दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा जो हमने नहीं खरीदा। रेवेन्यू प्रॉफिट भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा, लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट का जो पार्ट हमने खरीद लिया है, वो पार्ट जो हमने खरीद लिया वो हमारे पी एंड एल में जुड़ेगा, वो हमारे प्रॉफिट में जुड़ेगा। ध्यान रखना, जो हमने खरीद लिया है वो हमारे प्रॉफिट में जोड़ना है, काम खत्म। दैट्स इंपॉर्टेंट। क्या ये सारे पॉइंट सबको याद रहेंगे जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, बताओ बच्चों, क्या उतना सबको समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। हाँ सर आ गया, एक बच्चा बोल रहा है बस आ गया, बाकी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कुछ नहीं बोल रहे हैं। यस सर आ गया। तो चलो इन तीनों का कैलकुलेशन का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। अब देखते हैं कितने बच्चे कैलकुलेट कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, लो सर, मैं एक सिंपल सी बैलेंस शीट बना रहा हूं, होल्डिंग और सब्सिडी की। एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड। बैलेंस शीट है बेटा 31 मार्च 2024 की। इक्विटी शेयर्स कैपिटल दे रखी है, बोल रहे हैं यहाँ 8 लाख है, यहाँ 5 लाख है। पी एंड एल दिया हुआ है
बोल रहे हैं यहाँ 3 लाख है, यहाँ 4 लाख का P&L है। जनरल रिजर्व दिया है यहाँ 8 लाख का, यहाँ का जनरल रिजर्व बोल रहा है 3 लाख। करेंट लाइबिलिटी दे रखी है 2 लाख की, 1 लाख की करेंट लाइबिलिटी। टोटल बता दो बच्चों, टोटल कितना हो गया, जल्दी से बता दो टोटल कितना हो गया। ये हो गया 21 लाख, और इसका कितना आ रहा है 9 10 13 13 लाख। यहां दिया है इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, 60% होल्डिंग है, हमने खरीदी थी 8 लाख। बाकी की असेट लिख देता हूं मैं, 21 में से 8 माइनस कर दो, कितना बच गया, 21 में से 8 गया, कितना बचा भैया, सर 21 में से 8 गया, कितना बचा है? सर 13 लाख। ओके, तो ये हमारी असेट्स बची। अब सारे बच्चे जल्दी से एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, बोल रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2023 को एच लिमिटेड परचेज्ड शेयर of एस लिमिटेड एट ₹8 लाख। 8 लाख का बिजनेस खरीदा था, लेकिन 1 अप्रैल 2023 को खरीदा था। 60% पर दिया है परसेंटेज, इसलिए परसेंटेज में नीचे नहीं लिखा, और बोल रहा है ऑन द डेट ऑफ परचेज P&L of एस लिमिटेड was ₹2,50,000 and the general reserve of एस लिमिटेड was ₹1,80,000। आपसे बोल रहे हैं फाइंड आउट COC, MI एंड कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, ये निकाल। 3 चीजें ही हमारे इस क्वेश्चन की जान होती हैं, बस ये 3 चीजें निकालना सीख लो तो ये चैप्टर में कोई दिक्कत ही नहीं है, जीवन सुखी। मिल गए 10 नंबर। ये 3 चीजें कैलकुलेट करना आना चाहिए बस, COC, MI और कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, बाकी इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। सर कैसे सॉल्व करें इसको, कैसे सॉल्व करें, आप सारे बच्चे जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूं। अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर सबसे पहले तो आप एक काम करो, डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ कंसोलिडेशन की प्रॉफिट लिख लो ताकि टेंशन खत्म हो जाए। बिल्कुल बेटा, ये हमारे काम की चीज है, डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ कंट्रोल तक के प्रॉफिट। सबसे पहला काम हमारे काम की चीज होती है AOP, जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। डेट ऑफ एक्विजिशन पर क्वेश्चन बोल रहा है P&L ऑफ एस लिमिटेड था 2.5 लाख का, जनरल रिजर्व था 180 का, टोटल मिला के कितने रुपए का प्रॉफिट था डेट ऑफ एक्विजिशन पर? बोलो जल्दी से, डेट ऑफ एक्विजिशन पर कितना प्रॉफिट था टोटल मिला के? 250 प्लस 180, बोलना मेरे बच्चों कितना था?
430। जबकि बैलेंस शीट डेट पे कितना हो गया, 4 और 3, ये हो गया 4 लाख का, ये हो गया 3 लाख का, टोटल मिला के हो गया 7 लाख का। अब आप तो बस बेटा टोटल पे ध्यान दो, बाकी एक एक पे ध्यान नहीं देना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। बताओ भैया ये 430 का बैलेंस 7 लाख का हो गया है, कितने रुपए से इंक्रीज हो गया है, कितने रुपए से इंक्रीज हो गया, बस ये बता दो। हाउ मच अमाउंट इज इंक्रीज, कितने रुपए से इंक्रीज हो गया सर, 270 से इंक्रीज हुआ है बेटा। ये जितने से इंक्रीज हुआ है बस यही हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट है। 430 हमारा कैपिटल, जितने से बड़ा वो रिवेन्यू, काम खत्म। मतलब इस 7 लाख में दो लोग हैं, कैपिटल प्रॉफिट जो है 7 लाख में वो 430 है, और रिवेन्यू प्रॉफिट जो है वो है हमारा 270। इन दोनों का टोटल लास्ट के टोटल बैलेंस के बराबर होना चाहिए, वो दिख रहा है 7 लाख रुपए का बैलेंस हो रहा है। ये हो गया मेरा एनालिसिस। अब बस कुछ नहीं करना, अब सबसे पहला वर्किंग नोट बनाते हैं सीओसी, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनाओगे, आप सारे बच्चे समझदार हो, क्या लिखते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, सर इन्वेस्टमेंट लिखोगे आप, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। कितने परसेंट खरीद रखे हैं सर, 60%, 60%। कितने के खरीद रखे हैं, 8 लाख। माइनस करना है इसमें से, क्या माइनस करेंगे, इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। जल्दी से बताओ, एस लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल थी 5 लाख, 5 लाख पूरी माइनस कर दूं क्या, नहीं सर, 5 लाख का 60% माइनस कर दो। ओके, 5 लाख का 60% कर दो। जल्दी से बताओ कितना हो गया 5 लाख का 60%, सर 3 लाख। सर बची हुई का क्या करेंगे, आपको पता है बची हुई एमआई में लिख देना है, हर चीज का बचा हुआ इस गरीब को देना है। ये गरीब जो है बेचारा गरीब है, इसको दो, दिवाली आ रही, धनतेरस आ रही, दान करो गरीबों को, दो भैया इसको दान कर देते हैं। इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। इससे बोल रहे बेटा एक काम कर, 5 लाख का 40% तेरे लिए, तेरे लिए ये लो, कितना दे दूं, 2 लाख। अब यहां से माइनस करेंगे कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन के प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। सर कैपिटल प्रॉफिट कितना है, 4,30,000। 4,30,000 का 60% करो मेरे बच्चों, 4,30,000 का 60% कितना हो गया, 4,30,000 का 60% कितना हो गया, जल्दी जल्दी बता दो, 4,30,000 का 60% कितना हो गया, सर 258। 258 यहां लिख दो माइनस, बचा हुआ कैपिटल प्रॉफिट तेरे लिए, तेरे लिए कौन है, एमआई। 430 का 40% यहां आ जाएगा, लो भैया लो, कितना आ गया, 430 का जल्दी से 40% कर दो, 172। 172 तेरे लिए, गरीब को दे दो। एक और जो मैंने तीसरा वर्किंग नोट आपसे बोला, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। अब बस इस कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस को और सीख लो तो काम खत्म हो गया, चैप्टर का 60% पार्ट तो खत्म हो गया। ये बहुत इजी, अब इसमें कॉन्सेप्ट जुड़ते जाएंगे, चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा। सर क्या मैंने आपसे बोला था, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट लिख लो। होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट कितने के थे, 3 लाख और 8 लाख के। तो होल्डिंग कंपनी का P&L ये हम बना रहे हैं होल्डिंग कंपनी के लिए। P&L ऑफ एच लिमिटेड कितने का था, P&L ऑफ एच लिमिटेड और जनरल रिजर्व ऑफ एच लिमिटेड, क्योंकि ये हमको बैलेंस शीट डेट पे लेके जाना है, ये बैलेंस शीट डेट तक है। तो हम बैलेंस शीट में जो दे रखा वो तो लिख ही लेते हैं, 3 और 8, तो 3 और 8 तो लिख लिए। अब बस बच्चों जो रिवेन्यू प्रॉफिट आपने निकाले थे, रिवेन्यू प्रॉफिट जो निकाले थे 270, ये 270 के जो रिवेन्यू प्रॉफिट निकाले थे, ये सबसे पहले तो होल्डिंग कंपनी ले लेगी रिवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, ये सबसे पहले ले लेगी अपने, कितना ले लेगी, 270 का कितने परसेंट होल्डिंग, जो एस ने कमाया उसका 60% इसको मिल जाएगा,
270 का 60% इसको दे दो रेवेन्यू प्रॉफिट का। बताओ भैया रेवेन्यू प्रॉफिट का 60% कितना आ रहा है? 270 का 60% कितना आ रहा है? बोलो 270 का 60% कितना आ रहा? फटाफट जल्दी से निकाल के बता दो। इसी का अंशी का जल्दी निकाल दें। 162, 162 इसको दे दो। 162 आ रहा, वापस से निकाल। 270 का 60%, 162 सही है। इसीता का कहना है 162, बाकी बच्चे हाँ ठीक है। अब बचा हुआ 40% किसको दे दो? तेरे लिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इनको फ्री में दे रहे, मेहनत हमारी, इन गरीबों को दे दो। 270 का 60% इनको दे दो। कितना आएगा 270 का 60%? 162 माइनस कर दो, कितना आ रहा बताएं? जल्दी निकाल के बता दो बच्चों, कितना बैलेंस आ रहा है? फटाफट निकाल के बता दो सर। 1,08,000, तो 1,08,000 इनको दे दो। बस काम खत्म बेटा। अब निकाल लो तीनों का टोटल। बस यही तो करना है। ध्यान रखना कैपिटल प्रॉफिट इन दोनों में जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट इन दोनों में जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट इन दोनों में जाएगा, रिवेन्यू प्रॉफिट इन दोनों में जाएगा। माइनॉरिटी को दोनों देना है, बस होल्डिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीजें अलग अलग। कैपिटल प्रॉफिट एक सीओसी में जाएगा, एक कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। काम खत्म। टोटल लगा लो, जल्दी से बता दो कितना आ गया। फटाफट जल्दी से बता दो कितना आ गया। था हर चीज माइनॉरिटी को देते जाना है, रिमेनिंग माइनॉरिटी में जाएगा। 40% करना था बेटा ये। कितना कितना आ रहा जल्दी से बता दो। सीओसी 242 आ रहा है सर, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, इसलिए क्या होगी? गुडविल। माइनॉरिटी का बता दो टोटल। 2 लाख प्लस 172 प्लस 1,8, 4,80,000। ये जोड़ लो, कितना हो गया? 12,62,000। खत्म। ये तीन चीजें सबको निकालना आ गई क्या? फटाफट जल्दी से बता दो तो मैं आगे बढ़ू। एस सर आ गई। काउंटिंग हम सीख लेंगे कई बार एग्जाम में। बस ये तीन चीजें निकालने आएंगी, 4 या 5 नंबर में बोलेंगे तीन चीजें निकाल दो, काम खत्म, बाकी कुछ नहीं पूछते। कर लोगे क्या? गुड। तो ये था बेटा हमारा कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और पीएनएल। सर इनका हम बैलेंस शीट में यूज कैसे करेंगे हम समझेंगे। अभी बैलेंस शीट का यूज समझेंगे, बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे वो सीख लेंगे। पहले ये सब निकालना आ जाए काम। अब इसमें अपन कुछ कॉन्सेप्ट जोड़ते जाएंगे, उनको एडजस्ट करना सीखेंगे, काम खत्म होता जाएगा। इनमें हमको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेंगे, बस वो एडजस्टमेंट अभी हम देखते जाएंगे, काम खत्म होता जाएगा कैसे एडजस्टमेंट करना है एओपी और वगैरह वगैरह। बताएं बच्चों, इतना सबको क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। बाकी बच्चे क्यों नहीं आए रे आज? बाकी बच्चे कहां चले गए? अभी क्लास छूटी नहीं क्या? मानस सिंह सर ECIPL में है, कब तक चलेगी ECIPL? कितने बजे तक चलना है? ग्रुप पे डाला था क्या श्रेयांसन ने? साढ़े 7 से बोली थी।
तक है जान तब तक रहेगी, सही बात है। चलो इसका बचा हुआ पोर्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे, इतना आप लोग तैयारी कर लो, पढ़ लो, ईबीसीएल पढ़ लो। इसके आगे की कहानी अपन रात में कर लेते हैं, नाइट में पढ़ लेंगे। ओके, चलो बाय बाय।